हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान मेंटर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये हमारा चैप्टर 1 है, लेकिन यहाँ पर जब हम क्लास 11th में आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट सिलेबस से स्टार्ट नहीं करते हैं फिज़िक्स। हमें इसके पहले कुछ और भी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमको मैथमेटिकल टूल्स को स्टडी करना पड़ता है। मैथमेटिक्स आपको आती है बेसिक 10th तक, लेकिन उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आपके लिए न्यू हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दोनों ही टॉपिक्स को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। सो आई विल सजेस्ट कि आप उन वीडियोस को पहले जाके ज़रूर देख लें, उसके बाद अपना मेन कोर्स फिजिक्स का स्टार्ट करें। ओके, सो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो ब्रीफ कंटेंट्स हमारे क्या रहेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं ज़रा। पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें जानना है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ फिज़िक्स। ये हमारा आगे पहला क्वेश्चन जिसको हमें आंसर करना है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे, सेकंड है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ and their types ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और तीसरा और आखिरी है कि यूनिट्स क्या हैं और इसके कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, क्यों हमें नीड है यूनिट्स को स्टडी करने की। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वर्ड साइंस। अब साइंस क्या चीज़ होती है। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, साइंटिया से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी कि जानना, किसी के बारे में जानना। साइंस को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक का नाम है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी कैटेगरी में आते हैं फिजिकल साइंस। फर्दर हमने फिजिकल साइंसेस को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उन्हें भी जरा देख लेते हैं। फिजिकल साइंसेस में आते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, फोरेंसिक साइंसेस, ये सभी बायोलॉजिकल साइंसेस के ही अंडर फील्ड्स हैं। अब फिजिकल में है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, थोड़ा आइडिया आपको होगा कि उसमें हम क्या करते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना हो तो इसमें हम सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, उनके कॉम्पोजिशंस, उनमें आने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं। जबकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है नेचर को स्टडी करना। अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो मैं कुछ इस तरह से करूंगी। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, यानी कि द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन, मोशन, ये सभी फिजिक्स के अंडर आते हैं। ओके, फिजिक्स में हमें नेचर को और उनके लॉज को स्टडी करना होता है। जो ये शब्द है फिजिक्स, ये आता है फ्यूजिस शब्द से। फ्यूजिस जो है ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है नेचर। यानी कि फिजिक्स में वी ट्राई टू स्टडी नेचर। साइंस का मतलब है टू नो, और फिजिक्स में हमें किसको जानना है, हमें नेचर को जानना है। यही फिजिक्स का काम है। ओके, सो चलिए अब हम आगे और देखते हैं कि और इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। गाइस, आवर यूनिवर्स इज कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारे आसपास जितने भी रंग हमें दिखाई देते हैं, ये जितनी भी हम तरह तरह की आवाज़ें सुन पाते हैं, उसके पीछे भी फिजिक्स है। इन फिनोमिनास को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। इवन नेचर में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने डेली लाइफ बेसिस पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लाइटनिंग होना।
लाइटनिंग है या रेनबोज का फॉर्मेशन है या वोल्केनोज हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कभी भी अपीयर हो जाते हैं, इनके पीछे भी फिजिक्स होती है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से इनका अपीयरेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पहाड़ का यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बार आपने अपना खुद का रिफ्लेक्शन पानी में देखा होगा या मिरर में देखा होगा। ये सब फिनोमिना फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। देन वाटर में वेव्स का बनना, प्लेनेटरी मोशन, यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही सारा फिजिक्स की ही वजह से है। एक्चुअल में बहुत सी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करती हैं यूनिवर्स में, और द मेन फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स की वजह से ही यहाँ पे रिवोल्यूशन पॉसिबल हो पा रहा है सन के अराउंड प्लैनेट्स का। छोटे से छोटे पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को भी आप फिजिक्स की मदद से समझ सकते हो। और जो यूनिवर्स है, अगर हम बिग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज का मूवमेंट देख रहे हैं, उनको भी हम फिजिक्स की ही मदद से समझ सकते हैं। तो आप एक रेंज का यहाँ पे अनुभव कर सकते हो कि फिजिक्स कितनी ज़्यादा रेंज में कॉन्सेप्ट्स को या फिनोमिनास को एक्सप्लेन करता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, अभी मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, ये लेक्चर आप देख रहे हैं, वो सारा किसकी देन है? वो सारा फिजिक्स की ही देन है। ओके, सो फिजिक्स में हम नेचर के रूल्स को समझते भी हैं और उन्हें हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आई एम श्योर कि डॉक्टर आर.पी. फेनमैन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, अंडरस्टैंडिंग नेचर इज़ लाइक वॉचिंग अ गेम ऑफ चेस विदाउट नोइंग द रूल्स। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हम इसे समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैंने आपको अभी अभी बताया कि फिजिक्स में हम नेचर को स्टडी करते हैं। अब नेचर को स्टडी करना हमने अभी से शुरू नहीं किया है। जब से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, मैनकाइंड का एग्जिस्टेंस है, तब से हमें क्यूरोसिटी रहती है ये जानने की कि नेचर किस तरह से काम करती है, सीजन्स कैसे बदलते हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं। ओके, अब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि नेचर कुछ फिक्स पैटर्न्स को फॉलो करती है, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनका उल्लंघन नेचर नहीं कर सकती है, और वही रूल्स को हम फिजिक्स में समझते हैं। हालांकि हम नेचर के बीच में रह रहे हैं, लेकिन इसकी प्रोसेसेस को समझना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोसेसेस तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जिन्हें हम आज तक भी नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए डॉक्टर फेनमैन ने इसे एक गेम ऑफ चेस से कंपेयर किया है। मान लीजिए कि आप गेम ऑफ चेस को ऑब्जर्व कर रहे हो काफ़ी टाइम से। अब आपको कोई भी रूल नहीं पता है, लेकिन जब आप लगातार इसे देखते रहेंगे तो हो सकता है कुछ मूव्स आप समझ भी जाओ। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया कि सैनिक हमेशा एक कदम ही आगे की तरफ को बढ़ता है, वो दाएं या बाएं नहीं चल सकता, वो सिर्फ सीधा चलेगा। अपनी इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड आपने एक रूल दे दिया कि सैनिक हमेशा आगे की तरफ को एक कदम बढ़ता है। अब ये रूल हमारा फिक्स हो गया। कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे ने ऑब्जर्व किया कि सैनिक जब किसी को मारेगा तो वो तिरछा मारता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका दिया हुआ रूल बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। इसी तरह की मॉडिफिकेशंस फिजिक्स में या साइंस में होती हैं। कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और एक थ्योरी फ्रेम की। अब वो थ्योरी अगर सबके लिए कन्विंसिंग है तो उसे हम एक रूल बना देंगे। अगर मान लीजिए बाद में किसी और ने उस थ्योरी को चैलेंज किया, तो ये भी पॉसिबल है कि वो थ्योरी चेंज हो जाए या फिर मॉडिफाई हो जाए, जो कि होता भी है। कोपरनिकस ने बताया था कि सन सेंटर पे है और अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में उसके अराउंड घूमती है, जबकि केपलर ने बाद में इसे चेंज कर दिया। उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते बल्कि एलिप्टिकल होते हैं, तो हमारा थ्योरी चेंज हो गया। सेम उसी तरीके से न्यूटन ने भी कुछ लॉज दिए थे। 18th सेंचुरी तक हम उन्हीं लॉज को मानते थे, उन्हें हम फॉलो करते थे, किसी ने भी उन लॉज को चैलेंज नहीं किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, आइंस्टाइन आए और उन्होंने ये बताया कि ये जो रूल्स हैं ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं आएंगे जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से ट्रेवल कर रही हों। इसलिए हमें न्यूटन के दिए गए रूल्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी और आइंस्टाइन के नए रूल्स ऐड हो गए हमारी फिजिक्स में। जब आप चेस की गेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई मूव ऐसा हो जो आपको समझ ही ना आए।
बहुत से कॉम्प्लिकेशंस नेचर में भी ऐसे होते हैं जो हम अभी तक भी नहीं समझ पाते हैं। यूनिवर्स में भी बहुत से फिनोमिनाज ऐसे हैं जो आज भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे बहुत से सीक्रेट्स ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स रिवील होते जाएंगे। आई होप अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स is a language of physics। आपने ये सुना होगा कि जब हमें फिजिक्स समझनी होती है या फिजिक्स पढ़नी होती है तो मैथमेटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी अभी लिखा है मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हम बेशक लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स जैसे टूल की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ग्रामर और वोकैबुलरी का नॉलेज ना हो तो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सेम उसी तरह से अगर हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज ना हो तो हम फिजिक्स में अपने आइडियाज़ को, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में हम दो तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज़्यादा छोटा और मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा। अब माइक्रोस्कोपिक हमको जाना है, मतलब हमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जाकर देखना है कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। और मैक्रोस्कोपिक जैसे कि पूरा यूनिवर्स हो गया। ओके, यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बनते हैं। एटम्स को भी जब हमने टेक्नोलॉजी अच्छी आने पर, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे आने पर क्लोजली ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि जो एटम है वो एक बेसिक यूनिट नहीं है सब्सटेंसेस का। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। अब हमने सोचा ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ तक हमारी बात खत्म होगी, इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने फर्दर देखा कि प्रोटॉन जो है ये भी क्वार्क से मिलकर बनता है और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बनता है। अभी क्वार्क जो है वो इनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं और ये 6 टाइप्स के होते हैं, ये 6 फ्लेवर्स में होते हैं। सो अब हम इतना नीचे तक हम जा चुके हैं, हम बहुत डिटेल में हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक में। जैसे कि जो मासेस हैं, अगर उनकी बात की जाए तो 10⁻³ kg तक ये किसका मास होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो हम इस रेंज तक भी हम स्टडी कर पा रहे हैं। जबकि मैक्रोस्कोपिक में अगर हम देखें तो 10⁻55 kg, दिस इज अ मास ऑफ द यूनिवर्स। तो हम यूनिवर्स के मास तक की भी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक रेंज का आइडिया आप लगा सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, और दोनों ही ब्रांचेस ये फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन है एनीथिंग दैट कैन बी measured directly or indirectly
इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जैसे कि मास, स्पीड, लेंथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फोर्स है, एक्सेट्रा। जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं चाहे डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हम स्पीड को भी यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, फोर्स भी मेजरेबल है, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई। ओके, अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के क्या टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। वन बाय वन हम समझेंगे कि ये क्या है। फंडामेंटल को मैं दूसरे नाम इंडिपेंडेंट से भी बोल सकती हूँ, इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसी चीज़ जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या फिर हम और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। ये टोटली इंडिपेंडेंट टाइप की होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम। अब टाइम जो है वो कहीं से डिराइव्ड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि टाइम का पता लगाने के लिए मुझे किसी और चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं होगी। मास, मास भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गया, ये सभी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड कौन सी होती हैं। डिराइव्ड का दूसरा नाम है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि दूसरे पर निर्भर करने वाली। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो मुझे स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कि अगर मेरे पास डिस्टेंस का नॉलेज होगा और टाइम का नॉलेज होगा तभी मैं स्पीड फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो स्पीड एक डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। यहाँ पर हम दो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, टाइम इज इंडिपेंडेंट, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, और इन दोनों को यूज़ करके हम स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। तो इट मीन्स कि ये एक डिपेंडेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हुई। अगर मुझे मान लो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ये मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर भी मुझे ये दोनों, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो, ये दोनों ही लेंथ में ही आती है ना, मतलब ब्रेड्थ में भी आपको मेजर तो लेंथ ही करनी है। तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर आपको वॉल्यूम देखना हो तो दैट इज़ ऑल्सो साइड क्यूब। साइड को हम मेज़र करेंगे लेंथ में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में हम एक यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो। और भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं डिराइव्ड में, जैसे मान लो आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फर्दर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब कि फोर्स का पता लगाने के लिए हमें मास का पता होना ज़रूरी है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, एंड अगेन अगर हमको वेलोसिटी में चेंज पता करना है तो डिस्टेंस और टाइम दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि फोर्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं हुई, ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट्स। हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट्स की नीड पड़ती है। यानी कि यूनिट्स को हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई मेज़रमेंट करना होता है। अब ये मेज़रमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप टाइम को मेज़र कर रहे हो, लेंथ, हाइट, वेट, फोर्स, किसी भी तरह का, उसमें हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए समझते हैं कि मेज़रमेंट और यूनिट्स क्या होते हैं। मेज़रमेंट is a process of comparing
a physical quantity with some standard amount of same kind, with some standard amount of same kind. देखते हैं मेजरमेंट और यूनिट क्या होते हैं। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ, ओके और ये जो स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं उसी को हम यूनिट कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। और ये सेम काइंड का होना चाहिए। इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यूनिट्स है क्या चीज़। जैसे हमको लेंथ मेज़र करना होता है तो लेंथ को हम मीटर्स में भी मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, और भी बहुत सारे हैं जैसे मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, लाइट ईयर है, बहुत सारे यूनिट्स हैं लेंथ के। ये सभी हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, ओके। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेट अस से एक हम एलिफेंट कंसीडर करते हैं और एक गोट कंसीडर करते हैं, एलिफेंट और गोट। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जो एलिफेंट है वो एक गोट से हैवी होगा, ओके। इस बात के लिए हम श्योर हैं कि एलिफेंट जो है वो गोट से हैवी होगा, लेकिन कितना हैवी होगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी रेफरेंस की या किसी स्टैंडर्ड अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ हम इन्हें हम कंपेयर कर सकें। लेट अस से वो कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हमने ये कंसीडर किया। अब हमने क्या देखा कि जो एलिफेंट है वो इस स्टैंडर्ड अमाउंट से 200 टाइम्स ज़्यादा भारी है और जो गोट है वो इस स्टैंडर्ड अमाउंट से 20 गुना ज़्यादा यानी 20 टाइम्स ज़्यादा हैवी है। तो अब जब मैंने एक स्टैंडर्ड के साथ इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो मैं इन दोनों को आपस में भी कंपेयर कर सकती हूँ। इनके कंपैरिजन से मुझे क्या पता चला कि जो गोट है, जो एलिफेंट है वो गोट से 10 टाइम्स ज़्यादा भारी है, ओके। एलिफेंट इज 10 टाइम्स हैवियर देन द गोट। ये हमें कैसे पता चला? हमने एक स्टैंडर्ड के साथ इसे कंपेयर किया। अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड हमें लेना ही क्यों पड़ रहा है, आखिर क्यों हम किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो उसको भी हम जरा देखते हैं। किसी भी मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। लेट अस से आप और आपका कोई फ्रेंड, ए और बी में नाम दे देती हूँ, वो किसी शॉप पर जाते हैं और आपको क्या लेना है, आपको आलू खरीदने, आपको पोटैटोज परचेज करने हैं, ओके। आपको पोटैटोज लेने हैं। अब आपने क्या किया, आपने 10 पोटैटोज लिए, आपके फ्रेंड बी ने भी 10 पोटैटोज लिए और दोनों ने इसके लिए 10 रुपीज पे किया। 10 रुपीज आपने दिए और 10 रुपीज ही आपके फ्रेंड ने दिए। अब जो आपने पोटैटोज खरीदे हैं क्या वो सेम होंगे या उनकी क्वांटिटीज अलग अलग होंगी? देखो पोटैटोज के शेप्स अलग अलग होते हैं, साइज अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो 10 पोटैटोज आपने चूज किए हैं या आपके फ्रेंड ने चूज किए हैं वो एग्जैक्टली बराबर हों, लेकिन आप दोनों ने उसके लिए सेम अमाउंट ऑफ मनी पे किया है। तो ये जो है ये कुछ जस्टिस नहीं हो रहा है, राइट। ऐसे ही अगर आप कोई और चीज खरीदते हैं, लेट अस से आपको दाल खरीदनी है, ठीक है, आपको दाल खरीदनी है कोई भी, तो आप शॉपकीपर को कैसा समझाएंगे? आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं अपने हाथ से नाप के कि मुझे 10 मुट्ठी दाल दे दो या आप मुझे 20 मुट्ठी दाल दे दो, ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको एक रेफरेंस के साथ उनको बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला मुझे 1 kg दाल चाहिए, तो वो आपके लिए और आप जो शॉपकीपर होंगे उनके लिए वो सेम अमाउंट होगा। ये कोई भी थर्ड पर्सन भी खरीदता है तो उसके लिए भी वो सेम अमाउंट होगा, राइट। तो इसलिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो। लेट अस से आपकी क्लास का टाइम जो है स्कूल में वो 9 AM है, राइट। अब 9 AM आपके लिए भी सेम है, आपके फ्रेंड के लिए भी सेम है, उसके फ्रेंड के लिए भी सेम है, सबके लिए, टीचर के लिए भी 9 AM सेम है। ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न होने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे कहीं और भी जाते हैं, दूसरी कंट्री में भी जाते हैं, तो वो भी 9 AM का मतलब समझते हैं, वो भी 1 kg का मतलब समझते हैं, राइट। तो इसलिए हमें किसी स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आपने दाल खरीदनी है तो उसको आप कंपेयर किसके साथ करोगे? आपने देखा है ना, अब तो डिजिटल मशीन्स होती हैं, लेकिन पहले जो दूसरी
मशीन्स होती थी मेजरमेंट के लिए, तराजू होते थे, उनमें जो है वो नाप के उन्होंने पत्थर जैसे रखे होते थे कि ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है। ओके, सो इस तरीके के वो वेट्स रखते थे उसमें, तो उसी के साथ कंपेयर करते थे। अगर आपको 2 kgs चाहिए होगा तो वो 2 kgs का रख देंगे, या फिर 1 kg के 2 वहाँ पे वेट्स रख देंगे। तो इस तरीके से आप परचेजिंग करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी आप यूनिट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज द यूनिट in which the quantity is measured, and second is numerical value और मैग्नीट्यूड। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। यानी कि हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए, जिसमें हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ द यूनिट। यानी कि अगर मैं मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को क्यू लेटर से डिनोट करती हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से और साइज ऑफ द यूनिट को यू से, तो मेरे पास इक्वेशन बनता है Q इज इक्वल टू एन यू। Q is equal to NU. यहाँ पे Q is a physical quantity, N is a numerical value and U is the size of the unit. इसका भी मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। लेंथ is equal to 5 मीटर और is equal to 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने ये एक यहाँ पे इक्वेशन लिखा। लेंथ हमें जानते हैं, लेंथ क्या चीज़ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसे हम मेजर कर सकते हैं। 5 क्या चीज़ हुई, 5 हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, और m क्या है, m मीटर है, मीटर इसका यूनिट हुआ। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 500 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर इसका यूनिट है, राइट। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमें इस बात का अंदाज़ा देती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी या फिर कितनी छोटी है, यानी उसके साइज के बारे में। लेकिन इसके साथ कौन सा यूनिट जुड़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर ये दोनों ही बराबर हैं। ओके, आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 500 है, तो जो 500 वाला होगा वो बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। आपको यूनिट्स के भी साइजेस का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मीटर जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इनका प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये इंडिविजुअली ये अप या डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं दूसरी इक्वेशन कैसे लिख सकती हूँ, हम लिख सकते हैं Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2, राइट। अब N1 हमारे पास मान लो यहाँ पर 5 है और N2 है 500, U1 इज मीटर एंड U2 इज सेंटीमीटर। एक और चीज़ हमने जो यहाँ से ऑब्जर्व की कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है तो यूनिट बड़ा होगा। ओके, यहाँ पर देखो जब 5 छोटा है तो इसके साथ यूनिट जो है वो बड़ा है, मीटर जो है वो सेंटीमीटर से बड़ा है, राइट। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, जिसके साथ यूनिट बड़ा होगा उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। ये दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। ओके,
आई होप आपको क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट है एन और यू का, ये कांस्टेंट होना चाहिए, दिस शुड बी कांस्टेंट। और ये ऑब्वियसली कांस्टेंट है, 500 सेंटीमीटर और 5 मीटर दोनों ही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है इसमें। सिर्फ इनमें किसका फर्क है, न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे अलग हैं और यहाँ पर यूनिट्स भी अलग हैं। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते हो, लेकिन उनका जो टोटल मीनिंग होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, राइट। आगे हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स क्या होने चाहिए, यानी कि जिस भी हम यूनिट को चुनते हैं, चूज करते हैं, वो कैसा होना चाहिए। सो नंबर 1 इज कि हमारा यूनिट जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशंस हर बार चेंज हो रही हैं या हम एग्जैक्टली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, राइट। अब अगर मान लो कि जो लेंथ है, अगर हम उसको इस तरीके से डिफाइन कर देते कि जितनी हमारी आर्म की लेंथ है उतना ही 1 मीटर के बराबर होगा। अब ये तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पर्सन की आर्म की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी, राइट। या फिर हम साइज ऑफ आवर फुट अगर हम कह देते कि हमारे पैर का जो साइज है उसके बराबर हम 1 मीटर ले लेते हैं, तो ये भी सही नहीं होता, क्योंकि हर पर्सन के लिए ये भी अलग है। तो हम यूनिट को हम इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी डेफिनेशंस हर बार चेंज हो जाएं। हमें उसको वेल डिफाइंड रखना होता है कि जो 1 मीटर लेंथ मेरे लिए होगी वही आपके लिए होगी और वही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होगी, हर एक पर्सन के लिए वही होना चाहिए। नेक्स्ट इज कन्वीनियंट साइज। कन्वीनियंट साइज, जिस भी यूनिट को हम चूज करते हैं उसका साइज भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने 1 मीटर को चूज किया है एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, 1 किलोमीटर को हमने यूज किया है एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। अब इसके अलावा और भी हैं, जैसे मिलीमीटर है, नैनोमीटर है, लाइट ईयर है, बहुत सारे ये अलग अलग टाइप के यूनिट्स हैं। अब हमने इनको, इनके साइजेस हमने इस तरीके से रखे हैं सो दैट डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे लिए ये कन्वीनियंट हो यूज़ करना। अब अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है दिल्ली से मुंबई तक की, दिल्ली से मुंबई तक का आपको डिस्टेंस बताना है, तो आप उसको मिलीमीटर में थोड़ी नहीं बताओगे। मिलीमीटर में उसका कैलकुलेशन तो होगा, उसका वैल्यू तो होगा आपके पास, लेकिन आप उसको जब डिफाइन करोगे या किसी को बताओगे तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा। जबकि अगर आप इसे किलोमीटर्स में बताते हो तो वो आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा बोलने के लिए, और सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए भी वो कन्वीनियंट होगा। अगर आपको किसी टेबल के साइज को मेजर करना है या किसी बेड के साइज को या किसी रूम के साइज को आपको मेजर करना है, तो उसके लिए आप मीटर्स को भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको किलोमीटर्स की जरूरत नहीं है, राइट। या उसके लिए आपको नैनोमीटर की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटे यूनिट्स होते हैं लेंथ के। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि साइजेस जो है वो यूनिट्स के क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी अब देखिए कि अगर हमको मान लो कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस पता करनी है, तो ये तो किलोमीटर्स में भी बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा, या मीटर्स में देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा। तो वो हमारे लिए उसको बोलना, उसको याद रखना जो है वो कन्वीनियंट नहीं है। तो उसके लिए हम डिफरेंट यूनिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हम सन और अर्थ के डिस्टेंस को बताने के लिए मिलीमीटर तो यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो साइज जो है वो कन्वीनियंट होना चाहिए जिस भी यूनिट को हम चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नो चेंज विद टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए हमारे स्टैंडर्ड यूनिट के ऊपर। जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट आज है वो 10 घंटे बाद भी वही रहना चाहिए, या किसी भी टेम्परेचर में उसका जो क्वांटिटी है, ये जो अमाउंट है जो फिक्स्ड है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अगर मान लो आप कहीं बाहर जाते हो, इंडिया से बाहर जाते हो, वहां पर आपको कोई चीज परचेज करनी है, तो आप जिन यूनिट्स में बात करोगे वो सामने वाले को समझ भी आना चाहिए। अगर आप वहां पे 2 kgs बोलते हो तो वो उनको समझ आना चाहिए कि 2 kgs कितना होता है। या फिर आप
टाइम की बात करते हो, आप 1 आवर बोलते हो तो वो उनको भी समझ में आना चाहिए कि 1 आवर कितना होता है। तो किसी भी यूनिट का एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, अदरवाइज आपस में हम वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे की बातों को, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को हम नहीं समझ पाएंगे, राइट। अगला है इजीली एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए जो भी हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मीटर रोड है, वो भी हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल होती है, हम मीटर्स में अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कि किस तरह का यूनिट हमारे पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज CGS system. This system was set up in France. ओके, और इस सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो लेंथ है उसे सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, सेंटीमीटर। जो वेट है या मास है, मास को हम ग्राम्स में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ ऊपर ये क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज फॉर लेंथ, दिस इज फॉर मास एंड दिस इज फॉर टाइम। ओके, सो ये लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों के मेजरमेंट के सिस्टम्स हैं CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड्स का सिस्टम। अब अगला सिस्टम है, अगला है FPS सिस्टम। FPS एक ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम को हम सेकंड्स में ही मेजर करते हैं, राइट। तो फुट, पाउंड, सेकंड, यानी FPS सिस्टम। नेक्स्ट इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम अगेन ये एक फ्रेंच सिस्टम है, यानी कि फ्रांस का सिस्टम है, जिसमें हम लेंथ को मीटर्स में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम्स में और टाइम को अगेन हम सेकंड में मेजर करेंगे। सो CGS, FPS एंड MKS ये तीन हमारे पास सिस्टम्स हैं। और इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसका नाम है, फोर्थ इज SI सिस्टम। ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम करंटली यूज करते हैं हमारे मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स ने इस सिस्टम को पास किया था 1960 में। इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।